प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम अपनी आँखों द्वारा ग्रहण करते हैं। प्रकाश की किरण वह सरल रेखीय पथ जिस पर प्रकाश गति करता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज प्रकाश की किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो प्रकाश पुंज कहलाता है। आपतित किरण वह प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ने के बाद आपतित किरण उसी माध्यम में मुड़ जाती है और इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण चमकदार पृष्ठ से परावर्तन के बाद मुड़ जाती है और यह दूसरी किरण अब परावर्तित किरण कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में देखा ही है कि जब प्रकाश की किरण किसी दीवार, दर्पण या किसी चमकदार सतह से टकराती है तो उसके बाद वो दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। हमने पढ़ा है कि जब एक प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की गई सतह से जैसे कि दर्पण के ऊपर पड़ती है तो वह सतह अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को वापस उसी माध्यम में मोड़ देते हैं। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। और दूसरा नियम, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के यह नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। बच्चों, आप रोज अपने आप को घर में लगे दर्पण में देखते होंगे। यह दर्पण समतल दर्पण होता है जिसमें हमारा प्रतिबिंब सदैव सीधा, हमारे आकार के बराबर और आभासी दिखाई देता है। आभासी क्यों कहा मैंने? आभासी इसलिए क्योंकि हम अपने प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर नहीं उतार पाते, अतः इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए बच्चों, अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आइए बच्चों, इन्हें हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं। बच्चों, एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए। इस चम्मच की अंदरूनी सतह अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगी और इसकी उभरी हुई बाहरी सतह उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगी। अब इस चम्मच के उभरे हुए गोलीय सतह के सामने, जो कि उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, कोई भी एक वस्तु जैसे कि एक पेन लेकर जाएं। आप देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में छोटा बनता है। फिर से आभासी क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि इसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। अब धीरे धीरे इस पेन को चम्मच की सतह के आगे और पीछे ले जाकर देखें। पेन का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा ही बनेगा। अब इस पेन की चम्मच की अंदरूनी सतह, जो कि अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रही है, की तरफ ले जाएं। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा और आकार में छोटा बनता है। वस्तु को जब चम्मच से दूर लेकर जाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा,
उल्टा बनता है, लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को चम्मच के निकट लाना शुरू करते हैं तो प्रतिबिंब धीरे धीरे आकार में बड़ा होता जाता है और बहुत निकट लाने पर यह प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कैसे अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसके लिए हमें एक अवतल दर्पण और कागज की शीट की आवश्यकता है। कागज को अवतल दर्पण के आगे इस प्रकार रखें कि दर्पण द्वारा परावर्तित हुआ सूर्य का प्रकाश कागज पर एक तीक्ष्ण बिंदु के रूप में प्राप्त हो, अर्थात सूर्य से आने वाली किरणें दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण बिंदु के रूप में केंद्रित हो जाएं। वास्तव में कागज के ऊपर यह प्रकाश का बिंदु सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस भी कहा जा सकता है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के कारण उत्पन्न ऊष्मा से कागज जलने लग जाता है। चलिए बच्चों, अब हम गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को समझते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है और इसे C से दर्शाया जाता है। दर्पण के ध्रुव यानी कि P और दर्पण के वक्रता केंद्र अर्थात C के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम कैपिटल R से बताते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरती हुई सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। जब किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात यह एक बिंदु पर मिलती हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे हम कैपिटल F से लिखते हैं। यहीं जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात यह बिखर जाती हैं, परंतु मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे भी हम कैपिटल F से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f आपस में संबंधित होते हैं। यदि हमें किसी दर्पण की त्रिज्या R ज्ञात हो तो हम उस दर्पण की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। इनका सूत्र है R इज इक्वल्स टू 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं।
जब किसी गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो किरण आरेख बनाने के लिए किन्हीं दो किरणों पर ही विचार कर आरेख बनाया जा सकता है। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। जैसे यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल के मुख्य फोकस से गुजरेगी, वह उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती किरण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस जाएगी। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक आपतित किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही जाएगी। इन किरणों का उपयोग करके हम किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब और किरण आरेख बना सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देखते हैं। सबसे पहले हम वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं। मान लीजिए प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती हैं और उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के बाद यह बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। यह आभासी, छोटा और सीधा होता है। दूसरी स्थिति देखते हैं। वस्तु को दर्पण से एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। मान लीजिए एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण पर पड़ती है और परावर्तित हुई किरण F बिंदु से आती प्रतीत होती है। दूसरी आपतित किरण C से गुजरती है और इसी पथ से वापस परावर्तित हो जाती है। यह दोनों ही किरणें बिंदु A पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। रेखा A' B' खींचने के बाद A' B' वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है और यह सीधा, आभासी और आकार में छोटा होता है। आइए बच्चों, उत्तल दर्पण के द्वारा वास्तव में हम प्रतिबिंब बनाकर देखते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दिखाने के लिए हमारे पास है ये उत्तल दर्पण, जिसे हमने दर्पण या लेंस स्टैंड पे रखा है, एक मोमबत्ती, माचिस और साथ में एक पर्दा, स्क्रीन, जिसपे हम प्रतिबिंब को लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम कैंडल को जलाते हैं और कैंडल को जलाकर प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये कैंडल बिंब या वस्तु की तरह कार्य कर रही है। जैसे ही इस वस्तु को दर्पण और स्क्रीन के बीच में रखा जाता है तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर किसी भी तरीके की इमेज नहीं बन पा रही है, चाहे मोमबत्ती को दर्पण के पास ले जाया जाए या दर्पण से दूर ले जाया जाए। दर्पण पे, स्क्रीन पर किसी भी तरीके की प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर या स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक नहीं है। अब इसी मोमबत्ती को उत्तल दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर रख कर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण के सामने मोमबत्ती को जब उत्तल दर्पण से काफ़ी दूर अनंत पर रखा जाता है तो मोमबत्ती में इसका प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी बनता है।
आभासी इसलिए क्योंकि इसे हम पर्दे पर या स्क्रीन पर नहीं ले पा रहे हैं। मोमबत्ती की स्थिति बदलने पर यानी कि इसे दर्पण के नज़दीक लाने पर भी प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी बन रहा है। अर्थात उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी बनाता है। बच्चों, देखा आपने किस तरीके से उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अब उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण या रियर मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और वह आकार में छोटा होता है। इन दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः ये ड्राइवर को अपने पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने में हेल्प करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों को देखते हैं। इसके लिए हम इस सारणी की मदद लेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ वस्तु को 6 विभिन्न स्थितियों पर रखकर प्रतिबिंब की भिन्न भिन्न स्थितियां ज्ञात की गई हैं। सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है, जो कि छोटा, वास्तविक व उल्टा है। वास्तविक क्यों? क्योंकि इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के नज़दीक लेकर जाते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाता है। दूसरी स्थिति में हम वस्तु को C से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है, जो छोटा, वास्तविक और उल्टा है। जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वहीं C पर बनता है, जो अब वस्तु के साइज के बराबर, वास्तविक व उल्टा है। अब जब वस्तु को C और F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब C से परे, बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनता है। जब वस्तु को F पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि आकार में काफी बड़ा, वास्तविक व उल्टा ही है। लेकिन लास्ट कंडीशन में जब वस्तु को F व P के बीच रखा जाता है तो अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। यह काफी बड़ा बनता है और क्योंकि इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अतः यह आभासी और सीधा होता है। चलिए एक अवतल दर्पण और मोमबत्ती की सहायता से हम प्रतिबिंब को बनाकर देखते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमारे पास है अवतल दर्पण, दर्पण स्टैंड में लगा हुआ, एक जलती हुई मोमबत्ती और पर्दा। अब हम मोमबत्ती को दर्पण के आगे अलग अलग स्थितियों में रखकर अवतल दर्पण के द्वारा बन रहे प्रतिबिंबों को देखते हैं। जैसे ही हम मोमबत्ती को दर्पण के सामने लेकर जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि पर्दे पर एक प्रतिबिंब मोमबत्ती का दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम दर्पण के सामने मोमबत्ती को इस प्रकार से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब मोमबत्ती का दिखाई देना शुरू हो। ये देखिए, हमें यहाँ पर मोमबत्ती का एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब दिख रहा है, जो कि उल्टा है, और क्योंकि हम इसे स्क्रीन पर प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। अब जैसे जैसे हम इस वस्तु यानी कि मोमबत्ती को दर्पण के नज़दीक लेते जाएंगे, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक इसलिए क्योंकि हम इसे स्क्रीन पर प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे जैसे मोमबत्ती दर्पण के बहुत नज़दीक यानी कि फोकस और पोल के बीच में आ जाएगी, तब हमें पर्दे पर से उसका प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगा। जब मोमबत्ती को
दर्पण के फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तब मोमबत्ती का एक बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब अब हमें अवतल दर्पण में दिखाई पड़ रहा है। यह प्रतिबिंब आभासी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस कंडीशन में अब इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इसका आकार मोमबत्ती से काफ़ी बड़ा और सीधा है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। इनका उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट्स तथा वाहनों की हेडलाइट्स में प्रकाश का समांतर पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। इन्हें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग मिरर्स के रूप में भी काम में लाया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग दांत का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम गोलीय दर्पणों के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी देखते हैं। गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के बारे में विचार करते समय हमें एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का यूज करना होता है। इसे हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके अनुसार बिंब या वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, अर्थात दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु अर्थात दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक में ली जाती हैं तथा मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक में ली जाएंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक मापी जाएंगी व मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक मापी जाएंगी। अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र तथा आवर्धन क्या होता है। गोलीय दर्पणों में ध्रुव से बिंब या वस्तु की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल u से बताते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल v से बताते हैं। ध्रुव के मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल f से बताते हैं। इन तीनों के बीच संबंध को दर्पण सूत्र के द्वारा बताया जाता है। तो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/स्मॉल f के। इस दर्पण सूत्र का प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली, u अर्थात बिंब या वस्तु की दूरी उत्तल व अवतल दोनों ही प्रकार के दर्पणों में सदैव नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ली जाएगी, क्योंकि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है और दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक में ही ली जाती हैं। क्योंकि वस्तु सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, अतः वस्तु की ऊंचाई उत्तल व अवतल दर्पणों के लिए सदैव धनात्मक ही ली जाएगी। फोकस दूरी स्मॉल f उत्तल दर्पणों के लिए धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होगी, जब तक कि वस्तु को f व p के बीच न रखा गया हो। उत्तल दर्पणों के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होगा, जबकि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, जब तक वस्तु f व p के बीच ना रखी गई हो।
अब देखते हैं आवर्धन क्या होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे यह पता चलता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसके लिए सूत्र है आवर्धन m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा बिंब की ऊंचाई h। m इज इक्वल टू h डैश बटा h। इसे हम बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v का उपयोग करके भी बता सकते हैं। आवर्धन m इज इक्वल्स टू माइनस v बटा u, या हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू h डैश बटा h इज इक्वल्स टू माइनस v बटा u। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा। प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस जाता है और यह प्रक्रिया परावर्तन कहलाती है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f के। यह बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v व दर्पण की फोकस दूरी f के बीच संबंध बताता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए बच्चों अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर ली जाए। मुझे उम्मीद है आपको इनके उत्तर आते होंगे। पहला प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि बड़ा, आभासी तथा सीधा हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? जी हाँ, दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा तो अवतल दर्पण द्वारा एक बड़ा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर 2, उत्तल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण सीधे, छोटे तथा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि किसी दर्पण में आपका प्रतिबिंब किसी भी दूरी पर सदैव सीधा ही बने तो वह दर्पण कैसा हो सकता है? जी हाँ, वो दर्पण समतल दर्पण हो सकता है। आखिरी प्रश्न, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? जैसा कि हमें पता है कि गोलीय दर्पणों में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध है r इज इक्वल टू 2f और हमें वक्रता त्रिज्या मिली है 30 सेंटीमीटर। तो f निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा f इज इक्वल्स टू r/2। यहाँ हम रखेंगे 30/2 और हमारी फोकस दूरी निकलेगी 15 सेंटीमीटर। बच्चों, आपको देने के लिए मेरे पास एक और प्रश्न है जिसे आपने घर में बैठकर तसल्ली से करना है और यह प्रश्न है, अवतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो आपने सभी 6 स्थितियों के लिए किरण आरेख बनाने हैं।